हेलो बच्चों। आज के इस बेहतरीन सेशन में राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये बेहतरीन सेशन बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि बच्चों बोर्ड की एग्जाम के लिए हम आज के इस बेहतरीन सेशन में बहुत बड़ी परिचर्चा करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बड़ी परिचर्चा करेंगे। अब लगभग सभी स्कूल्स के अंदर बोर्ड का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों के सामने समस्या बनी हुई है, किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने समय तक पढ़ें, हम एक श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकें। इन सारी बातों के ऊपर हम आज के इस बेहतरीन सेशन में बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आज के इस एक छोटे से सेशन को आप कंप्लीटली ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको एक मार्गदर्शक लाइन मिलेगी जिसको लेकर के आप आधारशिला बनाते हुए बोर्ड एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से, कुछ बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि सर अब सिलेबस तो पूरा हो चुका है, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इनके बारे में, सबके बारे में, इन सब बातों के बारे में आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, पिछली लगभग 12-13 वर्ष से हम ये देख पा रहे हैं कि बोर्ड का ब्लूप्रिंट किस प्रकार से काम करता है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को कितना लिखना होता है। इन सब बातों से बच्चा वंचित रह जाता है और 3 घंटे 15 मिनट को पेपर कवर करने का समय मिलता है, वो समय भी पूरा हो जाता है। जब एग्जाम कंप्लीट होती है तो बच्चा बाहर निकलता है और सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे, मैं स्पीड इसलिए नहीं कर पाया था, मैं ढंग से नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे 2 क्वेश्चन रह गए थे। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम ये बातें सीखने वाले हैं, जहां जब हम एग्जाम से बाहर निकलेंगे तो अब इस चीज को हम महसूस कर पाएंगे, इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि पेपर को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और कैसे हम आराम से इस पेपर को क्लियर करते हुए श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से हम एजुकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों के सामने सबसे पहली बात यह रहती है, पेपर कहाँ से आएगा। ये सबसे पहला पॉइंट रहता है कि पेपर कहाँ से आएगा। तो मेरा आपको पहला सजेशन बच्चा ये है कि आप जो गत पेपर गया था 2024 का बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आया था, उस पेपर को एक बार आप लेकर के, जैसे मैं एज ए बायोलॉजी से ही बात करना चाहूँ, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो बायो का पेपर ले सकते हैं और 10th क्लास के बच्चे जो हैं मैथ या साइंस के पेपर को लेकर के उसका ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। बच्चों एक बात फिक्स कर लो अपने माइंड में कि जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, किताब से कुछ बाहर तो आने वाला है नहीं। अब जैसे चैप्टर नंबर 1 अपना बायोलॉजी का है, इसमें हम बात करते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट वाले चैप्टर से। अब काफी बड़ा लॉन्ग है इसमें, तो बच्चे के सामने क्वेश्चन कि कितना लिखा जाए, कितना कितना लिखा जाए, हमें कैसे अंक मिल जाए। मेरा यह मानना, देखो क्या लिखा है मैंने, पहला पॉइंट पेपर कहां से आएगा, आपको बहुत ही सोच समझ करके काम करना होगा। अब हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है बच्चा। और वो स्मार्ट स्टडी क्यों करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो एक बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम एक सेक्शन की बात करूं, जैसे मैं 12वीं क्लास की बात करूं, तो 10 से 12 लाख विद्यार्थी आराम से भाग लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि सब बच्चों के 90% से भी ज्यादा नंबर, 90% नंबर नहीं आते हैं, सबके 60% भी नहीं आते हैं। और ये भी हमें पता है कि सबके माइंड की जो कैपेसिटी है वो भी लगभग बराबरी प्रकार की होती है। बस बात यह है कि उनका तैयारी करने का थोड़ा सा क्रम अलग होता है। आज हम उसी बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम तैयारी करें। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट अपने पास में कि पेपर कहां से आएगा, तो आपको पहला काम तो ये करना है कि आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट फिल्म होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर में इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा, वन लाइनर कौन सा, ऑब्जेक्टिव कौन सा है। यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होगा। फिर बच्चों के सामने यह आता है कि पेपर कैसा आएगा। बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है, हर एक प्रकार के विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है। पेपर का न तो काठिन्यकरण होगा, मतलब बहुत ज्यादा काठिन्यकरण भी नहीं होगा, तो सरलीकरण भी नहीं होगा, मध्यम स्तर का पेपर आएगा बच्चा, जिसको आप विदाउट डिप्रेशन आराम से क्लियर कर सकते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये डर आपको आज से निकाल देना कि पेपर कैसा आएगा। पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है तो रिजल्ट उसका 100 गुना बेहतरीन होने वाला बच्चा। पेपर का लेवल वास्तव में मध्यम प्रकार का रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पीछे के पेपर देख करके आप इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कब, कितना व कैसे और कहां से पढ़ें,
ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा है कि सर कितना पढ़ें और कब पढ़ें, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये बात भी है। प्रश्न का उत्तर कितना लिखें, ये 4 नंबर जो पॉइंट है इसकी देखो आपको बात बताता हूं। 10th क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास के बच्चों की एक बड़ी समस्या होती है, जैसे उनको कोई क्वेश्चन आया और वो बहुत ही उनका पढ़ा हुआ था और आसान लग रहा है, तो उसमें लिखते ही जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा। आपको मिलेगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ऐसे आपको मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या है, आजकल क्या है कि जो पिछले साल से जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके इनोवेशन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपके जैसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे क्या काम करते हैं उसमें आंसर की करते समय उत्तर नंबर 1 लगाते, जितना प्रश्न में लिखा हुआ उसके 4 अवय शब्द लिखते हैं, ऐसे से करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं रोमन संख्या में ऐसे आपको दिए हुए मिलेंगे, तो आपको सीधा काम तो ये करना कि टाइम भी कम लगे और अच्छा काम हो जाए, और एक जगह यदि उत्तर मिले तो अध्यापक को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार की एक सारणी मॉडिफाई करनी है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पहले में ए है, ब है, स है, द है, तो एक जगह तो मिलेगा। और कॉपी कैसी बन जाएगी, अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो जो कॉपी अट्रैक्टिव बनेगी आपकी, तो एग्जामिनर की थिंकिंग जो है वो पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ेगी और वो उसी दिमाग के हिसाब से कॉपी चेक करेगा बच्चा, जो आपके नंबर को बढ़ाने का एक मंत्र माना जाएगा। एक काम तो आपको ऐसा करना। दूसरी बात देखो क्या होता है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे ना, एक पंक्ति में उत्तर देने वाले, उसमें आपको देखो बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट आएगा पेपर में लिखा आएगा एक शब्द या एक पंक्ति। यदि यहां पर कोई डेफिनेशन लिखनी है तो जितना छोटा लिख सके उस डेफिनेशन को उतना छोटा लिखना है, और एक शब्द उत्तर देना है। तो जैसे देखो उत्तर नंबर 2 था ऐसा, और उसमें पहला था, तो जैसे भी कोई आया, जैसे मैंने कहा कि मतलब H1 N1 किसी का उत्तर होना था, तो एक शब्द में उसका उत्तर देना है बेटा। टाइम को एकदम ध्यान में रखना है। अब देखो फिर अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1.5 नंबर का पॉइंट है कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 25 से 50 वर्ड के बीच में लिखने, तो उतना ही लिखना है। ज्यादा की बकवास लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो जितना पूछा जाए उतना यदि आप लिख पा रहे हैं तो 3 घंटे 15 मिनट में मेरा दावा है आप पूरे पेपर को आराम से कवर कर पाएंगे। यह रणनीति भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाली है। अब बच्चा देखो क्या आपके पास सिलेबस कवर करने के लिए कितना समय बचा है, ये लाइन आपको आज इतना जगा देगी कि आप वास्तव में प्रिपरेशन करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। मेरा यह मानना कि सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बहुत ही स्लोली स्टडी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनका अपने पास में कोई इलाज है नहीं। क्योंकि देखो अब 10th और 12th बोर्ड के बच्चे अभी बच्चे वास्तव में छोटे वाले बच्चे नहीं रहे हैं। ये अपने विवेक से अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है। अब आपका काम एक ही बच्चा है कि आपको बहुत अच्छा पढ़ करके बहुत शानदार सा प्रिपरेशन करके बहुत शानदार सा रिजल्ट लाना है। तो अब अपने पास में जो टाइम है वो वास्तव में पढ़ाई वाला टाइम है। अब देखो शीतकालीन ऋतु है और दिसंबर पूरा का कड़ाके की सर्दी से भरा हुआ है, तो वहां पर थोड़ा सा आप पढ़ने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो अब जो 5-10 दिन का ये समय मिल रहा है, इसमें भी आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। देखो बेटा आपके पास सिलेबस कवर करने का कितना समय बचा है, आपके पास में दिसंबर के 31 दिन है, ठीक है ना, और आपके पास में जनवरी के भी दिन मिल गए, और फरवरी की अब आप सुन लो, फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चा। अब देखो इसका लास्ट वीक तो क्यों मानो, फरवरी के 20 दिन मान लो, आपके पास में 82 डेज हैं। आ गई बात समझ में। इसमें से आपकी अर्धवार्षिक भी होनी है और आपके बोर्ड वाले बच्चों के 12th बोर्ड वाले के बच्चों के प्रैक्टिकल भी होने, तो आपके कम से कम 30 दिन यहां खराब हो जाएंगे। आपके पास मेरे लाडले 52 दिन बचे हैं, 50 दिन मान करके चलो। अब आप देख लो कि 5 किताब हैं बोर्ड क्लास में 12वीं में, 5 क्लास में किताब के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उनका इसमें यदि डिवाइड देते हैं तो आपके पास में बहुत कम समय बचा है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। सबसे पहले काम है अपना एम्स क्या है, आपको कितने परसेंट लाने, आप कितने में संतुष्ट हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि सर संतुष्ट अपने नंबर कम नंबरों से कोई नहीं होने वाला, लेकिन कई बार बच्चे के दिमाग में आते 80% आए बहुत अच्छे हो गए, वो आपका एक एम्स हो गया, समझ पा रहे हो। और कई मतलब बहुत ही ज्यादा ही अपनी गाड़ी को ऐसे ही गुड़ा रहे हैं, जैसे 60% आया बस आग लगा देंगे भाई, ऐसा भी सोच लेते हैं कि 60% बहुत अच्छे होते हैं, वो उनका एम्स है भाई। तो देखो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको 90%, आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको 90% या 90 अबो लेकर के आने। तो ये एम्स आपके दिमाग में हर टाइम रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है 90% अंक प्राप्त करना, मेरा लक्ष्य 100 में से 100 लाना,
मैं इस किताब को आराम से कवर कर सकता हूं। ये लक्ष्य जो है वो बार बार आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक मोटिवेशन देगा और आपको जगाएगा। जब जब आपको आलस से घेरेगा तब तब ये आप सबसे पहले आगे आएगा कि तू ये गलती क्यों कर रहा है, तू लक्ष्य से भटक रहा है, तेरे को जागना है, तेरे को उठना है, भागना है, मैं ऐसे प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, तेरे को कड़ी मेहनत करनी है मेरे लाडले। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और ये लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने का काम करेगा। अब बच्चों देखो आगे जो मैंने पॉइंट रखा है, देखो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने एम्स डिसाइड कर लिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी और आपके जो टीचर्स के जो नोट्स हैं उनके ऊपर विश्वास करना होगा, ट्रस्ट करना होगा और उनको फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। देखो काम की बात, अब अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लैंग्वेज प्रकार के अलग अलग मानसिकता वाले अध्यापक काम कर रहे हैं। कोई भी अध्यापक नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाए, मेरे बच्चे डाउन रह जाएं। हर टीचर अपना अपना पूरा 100% देना चाहता है। वो अपने बच्चों को बहुत ही शानदार और दमदार जानदार लिखवाने का प्रयास करता है। मेरा यह मानना है कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करें और उन टीचर्स की लिखवाई हुई बातों को ध्यान करें, प्लस में एनसीईआरटी ऐड कर लो। जब आप बायो को पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी प्लस नोट साथ में लेकर के बैठे, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो एनसीईआरटी प्लस के नोट साथ में लेकर के बैठे, दोनों को आप मैसेज कीजिए और उनकी दोनों को मिलाकर के प्रिपरेशन कीजिए। एक मतलब आग में घी डालने वाला जैसा काम हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा। वो किसी भी स्कूल का विद्यार्थी मुझे सुन पा रहा हो, वो अपने अध्यापक पर पहले ट्रस्ट करे, वो अपने अध्यापक को अपनी रीढ़ की हड्डी माने और उन चीजों उनके द्वारा लिखाई गई जो चीजें हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाए और आपका एम्स जो है वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना पॉइंट है एनसीईआरटी प्लस टीचर्स नोट्स पर विश्वास करना। बेटा इसके बाद में थोड़ा सा आगे बात करते हैं टाइम टेबल डिसाइड करना। हाँ, स्टडी का हम आपको एक नया मंत्र देके जा रहा हूं जो गुरु मंत्र कहलाता है। देखो जैसे आपकी क्लास स्कूल में किसी टीचर ने कहा, फिजिक्स वाले टीचर ने कह दिया कि कल भाई 5 चैप्टर का टेस्ट है। अब भाई साहब जाते आप एक ही काम करोगे, फिजिक्स की किताब और नोटबुक लेकर के बैठ जाओगे, 5 चैप्टर की रीडिंग पे रीडिंग लगाना शुरू कर दोगे। बेटा अब आपके पास में टाइम है, टाइम टेबल शेड्यूल एक डिसाइड करना, एक टाइम टेबल बना लेना, एक शेड्यूल बना लेना, उस टाइम टेबल के अनुसार आपको स्टडी करना है। आप जितना काउंट कर सकते हैं उसके अंदर टाइम टेबल बनाते समय आप एक पॉइंट मेरा ध्यान रखेंगे, घर का माहौल किस प्रकार का है उस टाइम को उस पढ़ाई में उस स्टडी टाइम में काउंट नहीं करेंगे। जब घर के सारे लोग एक जगह बैठे हुए हों, एक वार्तालाप का माहौल चल रहा हो, तब आपके दिमाग में भी पता नहीं क्या चल रहा होगा, मैं भी उस मीटिंग में शामिल हो जाऊं। आपको ऐसा टाइम टेबल इसमें शामिल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टाइम टेबल हमारी पढ़ाई के लिए सही है। घर का वातावरण कौन सा एकदम शांत वातावरण है, वो रात का भी हो सकता है, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, आप जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो वो लेट नाइट तक अपना टाइम टेबल डिसाइड करें और फिक्स कर लें। मेरा मानना है यदि आप इस नियम को टाइम टेबल मतलब शेड्यूल बना करके 1 महीने भी इस चीज को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही शानदार दमदार जानदार आने वाला है। आज तक दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिन्होंने टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी किया और उसके नंबर कम आ गए या फिर उसको असफलता मिली हो दुनिया में ऐसा। हाँ, इस टाइम टेबल को जब आप फॉलो करोगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इन दिनों में आपको कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, बिल्कुल डिस्टर्बेंस आएगा, आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे हिंदी को आपने मतलब आपका टाइम है 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है, कई बार इस टाइम पर आप नहीं कर पाएंगे, 1-2 दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लत लग गई। अपना बायोलॉजी का एक टॉपिक है ना, लत लगना, वेशन हो जाना। ड्रग्स और एल्कोहल के प्रति जिस प्रकार से लोग टूट टूट कर गिरते हैं, एक पौवा मिलना चाहिए वरना नींद नहीं आएगी। तो ऐसा यदि आप इसके ऊपर लत और वेशन लगाएंगे कि हमें 10 बजे हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उस टाइम चाहे बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, हम नहीं रुकने वाले हैं। ये जो सारी की सारी जो डिस्टर्बेंस है, इनको यदि तोड़ते हुए हम अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, सारे बच्चे शानदार रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। अब बच्चा देखो, मैंने अगला पॉइंट लिखा कि पेपर समय सीमा पर विशेष ध्यान। हाँ, आपको काम ये करना है कि देखो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं 10th और 12th वाले बच्चे, तो मेरा ये मानना है कि आपको लिख लिख करके याद करना। अब लिख लिख करके याद करने में टाइम कितना वेस्ट होता होगा सर। लिखने का मतलब जैसे बुक में नोट्स लिखा हो पूरा का पूरा नहीं छापना, गोले बना बना करके किसी भी चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि जंतुओं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको ये नहीं लिखना कि जंतुओं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
आप सीधा लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर दो गैमेट्स भाग लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बेटा मेल लिख दिया फीमेल, अब आपके दिमाग में मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे तो क्या बन गया जाइगोट। तो अब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मेल और फीमेल मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, आपके दिमाग में यही आ गया, इसको भी लिखना ही कहते हैं बच्चा। तो ये क्या कहना चाहता है कि पेपर समय ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना तो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आराम से पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की जो कमेटी टीम बैठेगी ना वो ऐसा पेपर बनाएगी कि बच्चा आराम से 3 घंटे 15 मिनट में जितना पूछा जाए वो पूरा का पूरा कवर कर ले और आराम से उसका उत्तर दे दे बेटा। तो आप समय को दोषी नहीं ठहरा सकते, सर पेपर बहुत लॉन्ग था इसलिए हमें टाइम कम पड़ गया, नहीं जी, पेपर में उतना ही टाइम लगेगा जितना उस मसाले के अंदर दिया हुआ है। बस प्रिपरेशन पर यदि दम है, प्रिपरेशन यदि शानदार जानदार है, आपको बहुत अच्छा याद है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट हमें ये कहना चाहता है, देखो रिवीजन पर फोकस करना है। बिल्कुल बात है, देखो कैसे रिवीजन पर फोकस करने का मतलब ये है, जैसे अब देखो अपने पास में क्या चलेगा, अब आपका रिवीजन ही होने वाला है, आपके टीचर्स आकर के आपको पहले दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, ऐसा होगा जैसे आपने किया ये काम 7 दिन तक दोहराया, जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ा था 7 दिन पहले, 7 दिन के बाद में कोई संडे आया, कोई छुट्टी आया, तो देखो आपको क्या करना है, पहले दिन वाला जो दोहराया उसको एक बार रफली रीडिंग करना है। रिवीजन करोगे तो वो डाटा अपडेट हो जाएंगे, वो डाटा अपडेट हो जाएंगे तो पीछे का जो है ना आपने जो याद किया वो नहीं भूल पाएंगे। रिवीजन पर फोकस करना भी एक बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात देखो क्या होगा, अब आपकी स्कूल्स में क्या चलेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम चलेंगे, वो कहीं दुनिया की कोई भी स्कूल हो, ये राजस्थान का तो एक ढेरा बना हुआ है प्राइवेट स्कूल्स का कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्री बोर्ड के माध्यम से प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं। बच्चा रात में भी सोने के बाद में भी सोचता है कल कौन सा प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड खत्म नहीं हुए 2 दिन का गैप आया फिर से प्री बोर्ड हुआ, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्री बोर्ड पे प्री बोर्ड, प्री बोर्ड पे प्री बोर्ड, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्री बोर्ड एग्जाम है, सिलेबस तो वही है जो आपने पहले प्री बोर्ड के लिए पढ़ा था। जैसे फर्स्ट प्री बोर्ड के अंदर कंप्लीट कोर्स आया, वो भी सेकंड में आने वाला है, वही थर्ड में आने वाला है, वही मेन एग्जाम में आने वाला है, तो 50,000 प्री बोर्ड क्यों ना लग जाए, हमें भी पॉजिटिव के साथ में उसको अटेंड करना है। यानी कई बच्चों के दिमाग में होता है कि प्री बोर्ड एग्जाम है, अब स्कूल जाने का कोई फायदा है नहीं। बेटा ये बहुत बड़ा उदाहरण रहेगा आपके लिए, यदि एक बच्चा सारे के सारे प्री बोर्ड ज्वाइन करता है और एक इंटेलिजेंट बच्चा इन प्री बोर्ड को गायब कर देता है तो दोनों के परसेंटेज में जरूरी नहीं है वो बराबर भी आ जाएंगे। एक कमजोर बच्चा यदि लगातार प्री बोर्ड अटेंड करता है, क्योंकि प्री बोर्ड के अंदर हर टीचर अपना पूरा दम लगाएगा अपने विवेक से, अपनी समझ से और ब्लूप्रिंट को निर्धारित करते हुए, उसको पता है कि ये क्वेश्चन पिछली बार आया था अब नहीं आएगा, अब आ सकता है, ये प्रश्न बहुत मोस्ट होने वाला है, ये सारे के सारे वो प्री बोर्ड में शामिल करेगा दम लगा करके। बस आपको तो उन छांटे हुए प्रश्नों को ही तो याद करना है। तो मेरा मानना है कि प्री बोर्ड के ऊपर भी आपको विशेष निगरानी रखनी होगी। इसके बाद देखो बेटा अगला पॉइंट है, कम से कम 20 रफ नोटबुक आपको कवर करनी है। अब आपके पास में क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये बहुत कम टाइम बचा है। अब देखो यदि आप वास्तव में ही एक 50 रुपए वाली एक रफ नोटबुक, यदि एक 50 रुपए वाली रफ नोटबुक लेकर के आते हैं और ऐसी 20 रफ नोटबुक खरीद लो, आप ये कंप्लीट कर दो लिख लिख करके, सारे के सारे बच्चे 90 अबो चले जाएंगे, सारे के सारे बच्चे 90 अबो चले जाएंगे, सारे के सारे बच्चे। ये दावा रहेगा इस चैनल का, क्योंकि ये काफी साल से हम देखते रहे, जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी रफ कॉपी भरोगे उतना ही ज्यादा काम का रहेगा। तो सबसे ज्यादा बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा रफ नोटबुक का यूज किया जाए। बेटा पढ़ने के लिए सिटिंग व्यवस्था की ध्यान, देखो गांवों के बच्चे क्या काम करते हैं भाई। देखो एक बात और है यहाँ पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जी, ये क्या बात हो गई, गांवों के बच्चे, देखो गांवों के बच्चे जो होते हैं ना वो खाने के अंदर नाइट का जब भोजन लेते हैं तो वो हेवी डोज ले लेते हैं, डाइट को ज्यादा हेवी करते हैं, दूध पीना है ना, ज्यादा मतलब बाजरे का सेवन करना है, गेहूं की रोटी ज्यादा टिका देना है, ऐसे करने से आलस से सवार हो जाता है। ये तो हुआ ही हुआ, उसके बाद में जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो चारपाई या अपने बेड को अपना यूज करते हैं और बस लेट करके किताब ऊपर कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि मात्र 5 मिनट में नींद आने वाली है। यदि आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, आपको इस 10 लाख की भीड़ के अंदर सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, तो आपका स्टडी रूम, आपका स्टडी रूम जो है, आपका जो स्टडी रूम है उसके अंदर, उस स्टडी रूम के अंदर कोने में स्टडी टेबल अलग से ही होनी चाहिए। जितनी देर पढ़ो आप, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, बेड को छोड़ करके स्टडी रूम के अंदर स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे। कमर झुकनी नहीं चाहिए, आलस से घेरना नहीं चाहिए, नींद आनी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको स्टडी टेबल का अरेंजमेंट करना होगा और सिटिंग व्यवस्था को अपना बढ़ाना होगा। जितना लंबा बैठ सकते हैं, सो करके पढ़ने वाला बच्चा आलस से सबसे पहले उसका, देखो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस से है, और जब किताब का बोझ छाती के ऊपर आता है ना
तो बेटा कोई भी हो चाहिए, हम ही क्यों लोग हो, आप ही नहीं, बच्चों की बात नहीं, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े टीचर जो हैं, यदि लेट करके पढ़ रहे हैं, किताब का वजन छाती के ऊपर आ रहा है, डेफिनेटली उसको आलस से घेरेगा और उसको नींद आएगी। उसके दिमाग में एक ही विचार है, बस इतना बहुत हो गया, कल से नए सिरे से नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ मैं पढ़ूंगा और मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लूंगा। लेकिन वो अपना एक नाइट खो चुका है, अपना एक दिन खो चुका है, अपने पास में टाइम बहुत कम है। हम एक एक मिनट की वैल्यू समझेंगे, हर एक दिन एक प्रिपरेशन। अब ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल नहीं, आज तो हमने सर को सुना है, कल अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे ठीक ठाक है नहीं। मैं कहता हूं एक दिन फिर से गया, आज ही टाइम टेबल बनाना है, आज ही डिसाइड करना है कि मेरा एम क्या है, मैं कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं। मेरी इन बातों को बार बार दोहराएंगे, एग्जाम का समय कितना है वो आप अपने दिमाग में लेकर के आएंगे, एम्स को बार बार दिमाग में लेकर के आएंगे, ऐसा पढ़ पाएंगे जो जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की थी। बहुत शानदार, दमदार, जानदार पढ़ते जाएंगे, आपका रिजल्ट आपने सोचा उससे भी बेहतरीन आने वाला है। मैं समय समय पर आपको मोटिवेशन के लिए बहुत शानदार शानदार बातें बताता रहूंगा। आपके मार्गदर्शन में मैं जितना समय दे सकता हूं उतना देने का प्रयास करूंगा। मेरे एक मोटिवेशन से एक बच्चे का जीवन सुधरता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। एक बच्चा इन बातों को सीख करके भी कैसे, आज बच्चा बच्चा ही होता है, उसको ये पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, 5 चैप्टर की रीडिंग लगा दी, जैसे बुक बंद करता है याद तो कुछ हुआ नहीं। पढ़े बहुत सारे रहे, ऐसे बच्चों की आदत है, सर मैं पूरी रात पढ़ा था मुझे तो याद नहीं हुआ। अरे तूने पढ़ा था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन तूने पढ़ा क्या, तूने ये सोचा था क्या। मैं कहता हूं कि एम्स जो है, आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा, रफ नोटबुक को यूज करना होगा। एक पॉइंट को मेरा पकड़ लेना, आप जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद में अपनी नोटबुक को, बुक को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में उसका स्मरण करना है, मैंने कौन सी लाइन पढ़ी थी, मैंने कौन सी डेरिवेशन पढ़ी थी, मैंने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, कहाँ से बंध टूटा था, कौन सा हाइड्रोजन बंध बना था वहाँ पर, है ना, इसमें बायोसावर्ट नियम में क्या कहा गया था, किसका समाकलन, किसका अवकलन कर दिया था। ये सारी की सारी बातें एक बार स्मरण करना है। आप जरूर एक बार अटक जाएंगे कि वो तो भूल गया, जैसे कॉपी नोटबुक खोल कर ये देखोगे, सीधा का सीधा मेमोरी में जाकर के स्टेबल हो जाएगा और फिर वो प्रिपरेशन में अपना 4 चांद लगाएगा। तो आपको पढ़ने का तरीका बदलना है, लक्ष्य को ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपके 100% नंबर आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट।